चलिए आज चलते हैं अपन आगे। पुनर्मूल्यांकन खाता। संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन। जब किसी साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो साझेदारों के प्रवेश के समय यह देखा जाता है कि संपत्ति एवं दायित्वों का सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं। तो संपत्ति एवं दायित्वों के सही मूल्यांकन करने के बाद फिर वहाँ पे लाभ हानि निकाला जाता है, और लाभ हानि निकालने के बाद उस लाभ हानि का संबंध केवल पुराने साझेदार से होता है। नए साझेदार को उस लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं होता, और फिर जो भी लाभ या हानि होती है पुराने साझेदारों के बीच में बांट दी जाती है उस खाते के अंतर्गत, पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत। उसी को बोलते हैं अपन पुनर्मूल्यांकन खाता। तो कहने का मतलब, किसी फर्म में जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो यह देखा जाता है कि फर्म में संपत्ति और दायित्वों का सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं। तो सही मूल्यांकन करने की क्रिया को ही बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन, और उससे जो लाभ हानि होता है उसका नए साझेदार से कोई संबंध नहीं होता है। जो भी लाभ या हानि होती है वो पुराने साझेदारों के बीच में उनके पुराने अनुपात में ही उसे बांट दी जाती है। तो नए साझेदार को क्या फ़ायदा होता है? तो नए साझेदार को केवल यह जानकारी मिल जाती है कि जिस संस्था में मैं पूंजी लगा रहा हूँ, जहाँ का मैं साझेदार बन रहा हूँ, वह संस्था लाभ में चल रही है कि हानि में चल रही है, केवल उसे इस बात की जानकारी हो जाती है। इसी को बोलते हैं अपन पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय कुछ प्रविष्टियाँ हैं, उस प्रविष्टि को ध्यान में देना है। अगर वो प्रविष्टि ध्यान में रहेगा तभी ये हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में सबसे पहले संपत्ति और दायित्व के संबंध में आपको ध्यान देना है। संपत्ति और दायित्व में सबसे पहले चलते हैं अपन संपत्ति के संबंध में। अगर मान लो संपत्ति के मूल्य में कमी होता है, ध्यान देंगे, अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो पहला एंट्री हो जाएगा हमारे यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू संपत्ति। क्या हो जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू संपत्ति। निरीक्षण देंगे संपत्ति के मूल्य में कमी। निरीक्षण देंगे संपत्ति के मूल्य में कमी। तो ध्यान रखना पहली बात, संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होता है पुनर्मूल्यांकन विकलन टू संपत्ति। अगर मान लो संपत्ति में वृद्धि होता है, अगर संपत्ति में वृद्धि होता है तो इस एंट्री का उल्टा कर देंगे हम यहाँ पर, और हमारी प्रविष्टि बन जाएगी संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। क्या हो जाएगा एंट्री? संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति में कोई भी संपत्ति हो सकता है, भवन, मशीन, फर्नीचर, यंत्र, कुछ भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो अब एंट्री होता है हमारा संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन, और नरेशन देंगे यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। जो भी रहेगा, कमी है तो कमी, वृद्धि है तो वृद्धि। फिर से मेरी बात को ध्यान देंगे, दो एंट्री तैयार है तो सब तैयार। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू संपत्ति। नरेशन रहेगा संपत्ति के मूल्य में कमी। अगर मान लो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो यहाँ पे हमारा एंट्री पलट जाएगा संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन, और नरेशन देंगे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। ये दो बात याद रखना है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं दायित्व के संबंध में, संपत्ति के बाद क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? दायित्व रहेगा। अब मान लो बोलता है कि अगर दायित्व के मूल्य में कमी हो गई, तो दायित्व के मूल्य में जब भी कमी होगा तो हमारा एंट्री होगा यहाँ पर दायित्व विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। निरीक्षण देंगे दायित्व में कमी। ध्यान देंगे फिर से, दायित्व के मूल्य में अगर कमी होता है तो प्रविष्टि होगा हमारा यहाँ पर दायित्व विकलन टू पुनर्मूल्यांकन, और नरेशन हो जाएगा दायित्व में कमी। अगर मान लीजिए बोलता है दायित्व में वृद्धि हो गया, तब ऐसी दशा में प्रविष्टि होगा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू दायित्व। क्या प्रविष्टि होगा? पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू दायित्व। नरेशन देंगे दायित्व के मूल्य में वृद्धि।
ये संपत्ति और दायित्व एंट्री अगर हम समझ जाते हैं तो आगे का एंट्री हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पहला एंट्री संपत्ति और दायित्व को लेकर चलना है। जो क्वेश्चन में समायोजन में दिया रहेगा तो हमको समायोजन पढ़ने के साथ काम करना है। अगर समायोजन में दिया है कि संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई तो पहला एंट्री ध्यान रखेंगे, पुनर्मूल्यांकन विकलन टू संपत्ति। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन विकलन टू संपत्ति, नरेशन दे देंगे संपत्ति के मूल्य में कमी। दूसरा बोलता है फिर उल्टा उसका कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया तो आपको एंट्री को तुरंत उल्टा करना है वहां पर, तो संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। क्या एंट्री होगा, संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन, नरेशन देंगे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। ठीक उसी प्रकार से अगर बोलता है दायित्व के मूल्य में कमी हो गई तो दायित्व के मूल्य में कमी होगा, दायित्व विकलन टू पुनर्मूल्यांकन और नरेशन देंगे दायित्व में कमी। अगर मान लो दायित्व में वृद्धि हो गया तो फिर हमारा एंट्री हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू दायित्व, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू दायित्व और नरेशन दे देंगे दायित्व के मूल्य में वृद्धि। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं इसी में अगला एंट्री, ध्यान से सुनेंगे और करते जाएंगे। संपत्ति दायित्व समझने के बाद संपत्ति का चिट्ठे में ना होने पर अगर समायोजन ने बोलता है कि संपत्ति का मूल्य इतना है, 10,000 रुपये है, लेकिन चिट्ठे में उसका कोई मूल्य नहीं था, मतलब संपत्ति में क्या हो गई, वृद्धि। और संपत्ति में जब वृद्धि होगा तो एंट्री हमको मालूम है संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। क्या एंट्री होता है, संपत्ति विकलन टू पुनर्मूल्यांकन और नरेशन दे देंगे संपत्ति में वृद्धि। ठीक है, ठीक वैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन। संपत्ति के बाद दायित्व का चिट्ठे में ना होने पर, ना होने का मतलब होता है कि दायित्व में वृद्धि, ना होने का मतलब क्या होता है, दायित्व में वृद्धि। जब भी बोलेगा चिट्ठे में दायित्व का, समाज ने बोलेगा दायित्व का मूल्य 1,000 रुपये आंका गया, लेकिन चिट्ठे में दायित्व के संबंध में कोई निर्णय नहीं है या उसका कोई मूल्य नहीं है, तो ऐसी दशा में समझ जाना है चिट्ठी दायित्व के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दायित्व में जब भी वृद्धि होगा फिर वही हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन विकलन टू दायित्व। क्या एंट्री हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन विकलन टू दायित्व, नरेशन देंगे दायित्व के मूल्य में वृद्धि। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे अपन अदत्त व्यय के संबंध में समायोजन करने के लिए बोलेगा। तो अदत्त व्यय का मतलब होता है कोई व्यय हो गया है लेकिन अभी तक हम उस रकम का भुगतान नहीं किए हैं। दायित्व में वृद्धि होता है एक प्रकार से, तो अदत्त व्यय के लिए समायोजन दायित्व में वृद्धि मतलब पुनर्मूल्यांकन विकलन टू अदत्त व्यय। जितना भी अदत्त रहेगा समझ जाना दायित्व है, देना है, तो दायित्व में एक प्रकार से वृद्धि हो गया है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है देने के लिए, तो ऐसी दशा में पुनर्मूल्यांकन विकलन टू अदत्त व्यय और नरेशन देंगे अदत्त व्यय का समायोजन किया गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन उपार्जित आय या पूर्व प्राप्त आय। उपार्जित यानी अप्राप्त, अप्राप्त यानी लेना बाकी है। उपार्जित यानी अप्राप्त, अप्राप्त यानी लेना बाकी है। तो उपार्जित आय के संबंध में ध्यान देना है आपको प्रविष्टि करते समय। उपार्जित आय विकलन टू पुनर्मूल्यांकन, उपार्जित आय के संबंध में क्या प्रविष्टि होगा, उपार्जित आय विकलन टू पुनर्मूल्यांकन और नरेशन देंगे उपार्जित आय का समायोजन किया गया। फिर इसके बाद होता है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि। जब हम दोनों प्रविष्टि संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि का एंट्री कर देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय आपको खतौनी के नियम का ध्यान रखना है, जो पिछले साल पढ़े थे हम लोग। खतौनी का नियम क्या बोलता है कि जिस खाते को अपन बनाते हैं अगर वो विकलन पक्ष में आता है प्रविष्टि में, तो उसके विकलन पक्ष में लिखा जाएगा अन्य व्ययों को। अगर हम जो खाता बनाते हैं अगर वो मान लो समग्रन पक्ष में आता है, तो ऐसी दशा में खतौनी करते समय खाता हमारा समग्रन में है तो समग्रन पक्ष में लिखेंगे उस खाते को छोड़कर अन्य खातों के नाम को। ये नियम है हमारा, जो खाता बनाते हैं उसमें उसी खाते के नाम का उल्लेख नहीं होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इस हिसाब से क्या करेंगे अपन, खाता बनाएंगे यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के बाद जो भी लाभ या हानि होगी वो पुराने साझेदारों के बीच में बांट दी जाएगी। अगर मान लो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जमा कर दी जाएगी।
और अगर मान लो हानि होता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में नामे कर दिया जाए और इस प्रकार से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बंद हो जाएगा। तो प्रविष्टि करने के बाद हमको जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अगर बाई चांस मान लो प्रविष्टि करने के लिए बोलता है तब और नहीं बोलेगा तो ये प्रविष्टि आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, प्रविष्टि दिमाग में करेंगे और फिर साथ में डायरेक्ट हम खतौनी करेंगे, वहाँ हमको बार बार प्रविष्टि करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रविष्टि हमको हमारे दिमाग में याद होना चाहिए। संपत्ति का मूल्य कम हो गया मतलब पुनर्मूल्यांकन विकलांग टू संपत्ति, संपत्ति का मूल्य बढ़ गया यानी संपत्ति विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन, दायित्व का मूल्य कम हो गया तो दायित्व में जब भी कमी होगा तो समग्र साइड चले जाएगा, तो दायित्व विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन, दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गया पुनर्मूल्यांकन विकलांग टू दायित्व। इतना करने के बाद लाभ हानि निकाल लेंगे। अगर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलांग टू साझेदारों का पूंजी खाता, और अगर पुनर्मूल्यांकन पर अगर हानि हुआ तो पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलांग टू लाभ हानि। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस पुनर्मूल्यांकन खाते को बंद करते हैं और उसके बाद उसका जो भी लाभ या हानि होता है उसे अपन पूंजी खाते में ले जाते हैं और पूंजी खाते ले जाने के बाद पूरा उसमें एंट्री करने के बाद उस खाते को भी क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बनता है हमारे यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता। आई बस में चलिए देखते हैं इसी में आगे अपन किस प्रकार से इसको हल करेंगे। चलो देखते हैं आगे अपन एग्जाम्पल नंबर 22 में दिया हुआ है क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार, उनका चिट्ठा 31/12/17 को निम्न प्रकार था। चिट्ठा दिया हुआ है देखेंगे, दायित्व राशि संपत्ति राशि, दायित्व में पूरी दायित्व की मदें हैं और संपत्ति में पूरी संपत्ति की मदें हैं। अब नीचे दिया हुआ है समायोजन, उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए निम्न समायोजन पर साझेदार बनाया और 1 जनवरी 2018 से साझेदार बनाया गया था। और उसके बाद नीचे लिखा है समायोजन। समायोजन में पहले बोलता है कि यंत्र का मूल्य 1,30,000 रुपये रखना है। अब चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाकर देखना है आपको कि यंत्र का मूल्य कितना है। तो चिट्ठे के संपत्ति में यंत्र का मूल्य है 1 लाख, लेकिन समायोजन में बोलता है कि 1,30,000 रुपये रखना है, मतलब संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि। क्या हो रहा है, वृद्धि। जब भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो हमको संपत्ति का एंट्री याद होना चाहिए। वृद्धि होने पर प्रविष्टि होता है यहाँ पर संपत्ति विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन। क्या प्रविष्टि होता है, संपत्ति विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति का नाम क्या है यहाँ पर, यंत्र। संपत्ति का नाम क्या है यहाँ पर, यंत्र है। तो ऐसी दशा में यंत्र विकलांग, संपत्ति नहीं लिखना है, संपत्ति के नाम को लिखना है। संपत्ति क्या है यहाँ पे, यंत्र, तो यंत्र विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन। और नरेशन देंगे यहाँ पे संपत्ति के यानी यंत्र के मूल्य में वृद्धि। और अंतर निकाल लेंगे, पहले अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो यंत्र का मूल्य चिट्ठी में था 1 लाख, लेकिन रखना कितना बोलता है, 1,30,000। तो कितना अधिक बढ़ गया यहाँ पर, 30,000 रुपये बढ़ गया, तो लिखेंगे अपन यहाँ पर 30,000, पहला काम। फिर जब दूसरा अगला प्रविष्टि में बढ़ेंगे अपन, भूमि भवन का मूल्य 1,57,500 रुपये रखना है। समायोजन मेन है, समायोजन को पढ़ते जाना है और काम करना है। भूमि भवन का मूल्य 1,57,500 रुपये रखना है और भूमि भवन का मूल्य दिया हुआ है 1,50,000। फिर बढ़ गया यहाँ पर, तो दोनों का अंतर निकालते हैं अपन, तो 7,500 रुपये बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 7,500 रुपये से। फिर भूमि भवन विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन, भूमि भवन विकलांग टू पुनर्मूल्यांकन, और अमाउंट कितना जाएगा हमारे यहाँ पर, 7,500, 7,500। फिर आगे समायोजन पढ़ते हैं, स्टॉक का मूल्य चिट्ठे में 6,000 रुपये अधिक लगाया गया है। शब्दों पर भी ध्यान देना है। स्टॉक का मूल्य अधिक लगाना है, बोलेगा अरे बात, अधिक लगाया गया है मतलब कम करना है। कितना कम करना है, तो 6,000 रुपये कम करना है। संपत्ति के मूल्य में कमी कितना है, 6,000। संपत्ति में कमी होगा तो सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन विकलांग टू स्टॉक, संपत्ति का नाम, और दोनों का अंतर निकाल लिए। कितना अंतर आया यहाँ पे, 6,000। नरेशन देंगे संपत्ति के मूल्य में कमी। इतना काम करने के बाद फिर अगला एंट्री देखते हैं क्या है। देनदारों पर, अगला बोला है देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का आयोजन करना है। देनदार मतलब वो भी एक प्रकार का संपत्ति होता है, उससे हमको पैसे की प्राप्ति होती है। तो चिट्ठे में देख लेना है आपका कि देनदार का अमाउंट कितना है।
तो देनदार का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 60,000 रुपये। कितना दिया हुआ है? 60,000। और उस पर बोलता है 5% का आयोजन करना है, मतलब कमी करना है। 60,000 का 5% निकालेंगे अपन, तो 60 का 10% 6,000। 6,000 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 3,000। तो देनदार में यानी संपत्ति के मूल्य में कमी। फिर अगला एंट्री हो जाएगा यहाँ पे हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू देनदार। क्या एंट्री होगा? पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन टू देनदार। और अमाउंट जो निकला हमारा यहाँ पर 3,000, उस 3,000 रुपये को लिख देंगे और नरेशन देंगे देनदार पर आयोजन किया गया या देनदार के मूल्य में कमी, दोनों लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है। फिर बोला यहाँ पर 4,500 रुपये लेनदार चिट्ठी में नहीं दिखाए गए हैं, उनका भुगतान करना शेष है। 4,500 लेनदार चिट्ठी में नहीं दिखाया गया है लेकिन भुगतान करना शेष है, मतलब दायित्व में वृद्धि। जब भी दायित्व में वृद्धि होगा तो फिर एंट्री हमारे दिमाग में रहेगा, याद आ जाएगा, पुनर्मूल्यांकन विकलन टू लेनदार। क्या एंट्री हो जाएगा? पुनर्मूल्यांकन विकलन टू दायित्व। तो दायित्व क्या है यहाँ पर? लेनदार। तो पुनर्मूल्यांकन विकलन टू लेनदार और नरेशन दे देंगे दायित्व में वृद्धि। ठीक। इतना काम करने के बाद खतौनी करेंगे आप लोग। खतौनी करने के लिए बता दिया हूँ, प्रविष्टि में देखना पुनर्मूल्यांकन विकलन में है तो उसका अपोजिट दूसरे खाते को विकलन में लिखना। अगर पुनर्मूल्यांकन समकलन में है तो समकलन में जाना और उसके अपोजिट खाते को लिखना और उसके बाद तुलना कर लेना विकलन और समकलन। अगर समकलन का योग अधिक होगा तो लाभ निकलेगा, तो लाभ के लिए पहले प्रविष्टि के लिए 2 जगह छोड़ देना, फिर खाता बनाना। और लाभ निकलेगा तो यहाँ प्रविष्टि करेंगे अपन पुनर्मूल्यांकन विकलन टू पुराने साझेदारों का पूंजी खाता। पुराने साझेदार अगर मान लो A B है, अनुपात दिया है, तो उन दोनों के बीच में उस लाभ को बांट देना। अगर हानि होगा तो प्रविष्टि होगा A विकलन B विकलन टू पुनर्मूल्यांकन। और पुनर्मूल्यांकन में हानि लिखने के बाद उस हानि को A और B के अनुपात में क्या करेंगे अपन? उसको वहाँ पर बांट देंगे। इस प्रकार से हमारा खाता भी कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रविष्टि भी हमारा तैयार हो जाएगा। ये काम आपको करना है। प्रविष्टि करने के बाद खतौनी करना, खतौनी करने के बाद जो लाभ हानि आएगा प्रविष्टि के नीचे 2 लाइन जगह छूटा रहेगा, वहाँ पे लाभ या हानि की प्रविष्टि कर देना और इस प्रकार से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता भी कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रविष्टि भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक।